पादान पर केंद्र और राज्य संबंधों की प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध के बाद सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। सबसे पहले हम लोगों ने विधायी संबंधों की परिचर्चा की, केंद्र राज्य के विधायी संबंध के बाद हम केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की है। अब हम लोगों केंद्र राज्य वित्तीय संबंध भारत एवं बहुत सहयोगात्मक, बहुत सहयोग वाला, बहुत कोऑपरेशन वाला केंद्र राज्य संबंध भारत में देखने को नहीं मिलता। शासन में केंद्र और राज्य के मध्य एक तनाव का परिवेश और पर्यावरण ही देखने को मिलता है। उसके कुछ मौलिक कारण हैं। उसके मौलिक कारण हैं, जैसा आप सब जानते हैं और आप पढ़ भी रहे हैं। हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन को भी पढ़ेंगे, उस पर विस्तृत चर्चा मैं करूंगा। केंद्र राज्य संबंधों में वित्त एक बड़ा महत्वपूर्ण है। यद्यपि संवैधानिक प्राविधान किया गया है कि भारत के संविधान में यह प्राविधान किया गया है कि एक वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और वह वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के मध्य करों का बंटवारा करेगा, करों का न्यायपूर्ण जस्टिसेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। लेकिन बड़ा यक्ष प्रश्न रहा है वित्तीय संबंध को लेकर के कि केंद्र और राज्यों के मध्य का जो वित्तीय संबंध है वो सदैव तनावपूर्ण रहा है और तनावपूर्ण होने के उसके अपने कारण भी है। क्योंकि आप देखते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों में वित्तीय स्थिति लेकर के सदैव एक तो 360 विवादास्पद है, लेकिन 360 पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो उसका प्रयोग नहीं देखा गया है। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्य को अपने विकास और योजनाओं को लागू करने के लिए पहले योजना आयोग के दरवाजे के सामने दस्तक देना पड़ता था और आज की स्थिति है कि राज्य नीति आयोग के सामने प्रस्तुत होना होता है। ये बड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस पर मैं आके सन सीक्वेंस में वार्ता करूंगा। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन के बाद उदारीकरण के प्रथम चरण और द्वितीय चरण, जब वीआरएस के बाद सीआरएस की स्कीम आई, उदारीकरण के 2 चरण के व्यतीत होने के उपरांत, उदारीकरण के 2 चरणों के व्यतीत होने के उपरांत भारत में केंद्र और राज्य संबंध आज भी आंतरिक उदारीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के उत्पाद बिहार नहीं ले जा सकते हैं। हम विश्व के लिए ग्लोबलाइजेशन कर लिए हैं। आंतरिक उदारीकरण का घनघोर अभाव है। यह केंद्र और राज्य के मध्य विवाद का कारण है। मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं और गाजीपुर से बिहार की सीमा में आप प्रवेश करेंगे तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी। अभी आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम और 3 कृषि कानूनों में प्राविधान था कि किसान उपभोक्ता और उत्पादक है, अपने उत्पाद को भारत के किसी भी राज्य में लेके बेच सकता है। लेकिन उन तीनों के व्यापकत हो जाने, लैप्स हो जाने के बाद, उन तीनों विधेयकों के सरकार द्वारा वापस लेने के बाद अब स्थिति ज्यों की त्यों बन गई है। तो एक तो आंतरिक उदारीकरण नहीं है। दूसरा, विश्व से व्यापार करने का एकमेव अधिकार किसको है? एकमेव अधिकार भारत की सरकार को है, क्योंकि विदेश और वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार के अधीन होते हैं। तो इसलिए केंद्र राज्य संबंध इस कारण भी अत्यंत विवाद के विषय बने हुए हैं। तो केंद्र और राज्य संबंध की वित्तीय स्थिति, क्योंकि जैसे शरीर के संचालन के लिए श्वास की आवश्यकता होती है, उसी तरह किसी राज्य के सफलतापूर्वक संचालन के लिए, राज्य के सफल संचालन के लिए वित्त की आवश्यकता, वित्त श्वास है। वित्त के बिना हम किसी राज्य की प्रगति की कामना नहीं कर सकते हैं। राज्य की प्रगति निर्भर करती है, राज्य की प्रगति का आधार है वित्त। तो जब तक वित्त की
स्थिति सुदृढ़ और निर्णायक नहीं होगी, केंद्र और राज्य संबंध सदैव तनावपूर्ण होंगे। अब किसी भी सरकार को सरकार के परिचालन के लिए रेवेन्यू का कलेक्शन एक अनिवार्य शर्त होती है। तो करों का निर्धारण भारत में केंद्र और राज्य में, चूंकि हम लोग इस पर चर्चा पहले कर चुके हैं कि भारत में एक संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों का निर्धारण होता है। वह संबंध कभी सहयोगात्मक होंगे, कभी नकारात्मक होंगे, कभी तनावपूर्ण होंगे। तो हम लोगों ने विधायी और प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन देखा था। अब हम वित्तीय शक्तियों का विभाजन और उन शक्तियों के परिप्रेक्ष्य और संदर्भ में हम केंद्र राज्य संबंधों की विवेचना करेंगे, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि केंद्र और राज्य संबंध वर्तमान में उसका ट्रेंड्स क्या है। तो केंद्र और राज्य में वित्तीय संबंधों का निर्धारण सबसे पहले कर के रूप में होता है। कुछ भारत सरकार ने कुछ कर संवैधानिक प्राविधानों के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनल अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कुछ प्राविजन ऐसे हैं जो करों का संग्रह राज्य की सरकारें करेंगी और उसका वितरण केंद्र और राज्य दोनों में होगा। कुछ कर के नियंत्रण, कुछ करों का संग्रह संघ सरकार करेगा और विभाजन केंद्र और राज्य में होगा, और कुछ ऐसे कर हैं जो केवल संघ सरकार ही उसको वसूल करेगा, उसको एकत्रित करेगा। तो करों का निर्धारण भारत में केंद्र और राज्य के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध के निर्धारण का विषय है, जो कभी तनावपूर्ण रहे हैं तो कभी सौहार्दपूर्ण या समन्वयपूर्ण रहे। अभी एक विषय आपके सामने है जिन विषयों पर आपको चर्चा, करों के निर्धारण को लेकर हस होती रही है और अंततः केंद्र सरकार ने जीएसटी का प्राविधान किया। आप सब उसको जानते हैं। तो जीएसटी में कौन सा विषय लाया जाएगा, कौन सा विषय जीएसटी के बाहर होगा, इसको भी लेकर के खास करके पेंडेमिक के काल में एक गंभीर समस्या आई। जैसे पेट्रोलियम में उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पर कर अलग लगाता है, चूंकि ये जीएसटी के बाहर है तो उत्तर प्रदेश सरकार उस पर ज्यादा जीएसटी लगाती है, दिल्ली की सरकार कम लगाती है, उससे भी कम महाराष्ट्र की सरकार लगाती है, उससे भी कम गोवा की सरकार लगाती है। तो इस तरह इसमें एक रूपता का अभाव होता है और यह भी एक गहरे विवाद का विषय है। भारतीय संविधान में वित्तीय प्राविधान की दो विशेषताएं हैं। वित्तीय प्राविधान वो दो भागों में विभक्त हैं। प्रथम, संघ और राज्यों के मध्य कर के निर्धारण के शक्ति का पूर्ण विभाजन कर दिया गया है, जैसा मैं पहले ही चर्चा कर रहा था। दूसरा है कि करों का विभाजन कर दिया गया, जैसे वाणिज्य कर ये राज्य का विषय है, उत्पाद शुल्क ये केंद्र का विषय है। करों का विभाजन तो कर दिया गया है कि ये किसका कर है, ये किसका कर है, लेकिन दूसरा, करों के विभाजन के बाद कि ये टैक्स किसके अधिकार में होगा, कौन टैक्स आरोपित करेगा, कौन टैक्स लगाएगा, रेवेन्यू। अब दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, करों का वितरण, करों से प्राप्त आय का वितरण। ये दो करों के विषय में केंद्र और राज्य के मध्य महत्वपूर्ण तनाव का विषय है और सहयोग का भी विषय है। कभी कभी तनावपूर्ण स्थिति आ जाती है। संघ के प्रमुख जो कर हैं या राजस्व है, रेवेन्यू है, वह है निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़ करके जितने शुल्क हैं, संपत्ति पर जो टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स, विदेशों से जो प्राप्त होने वाले ऋण हैं उस पर शुल्क, रेल, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार, याद सब केंद्र सरकार के विषय हैं। ये कर केंद्र सरकार के, भूमि ये स्टेट का विषय है। राज्यों से जो प्रति व्यक्ति जो कर होता है, हर व्यक्ति के प्रति व्यक्ति पर जो उत्तर प्रदेश सरकार निवासी होने के नाते कर लगाती है, जैसे गृह कर वगैरह है, ये सब एक व्यक्ति पर लगता है, एक जो मास्टर है उस पर लगता है। कृषि भूमि पर कर, संपदा पर शुल्क, अगर हमने कोई संपदा रखी, अगर हमने कार रखी है तो कार का परिचालन उत्तर प्रदेश के पथ पर हम करते हैं तो उसका शुल्क देना पड़ता है। भूमि पर उपजे हुए भवनों पर शुल्क, पशुओं और नौकाओं पर, बिजली उपभोक्ताओं से वसूला जाने वाला कर, वाहनों का कर, चुंगी कर इत्यादि, ये प्रदेश सरकार के कर हैं। ये दो भागों में विभक्त हैं।
संघ द्वारा जो भी कर आरोपित किया जाता है, संघ द्वारा जो कर लगाए गए हैं और जो उसका कलेक्शन होता है, संग्रह होता है, उनका विनियोजन किए जाने वाले शुल्कों के उदाहरण है जैसे विल, विनियम, प्रोमेसरी, नोट माने मुद्रा, कोई हुंडी है, तरल आरक्षित अनुपात में हुंडी मतलब जैसे ये मेरी पेन है, इसको मैं गिरवी रख सकता हूं और किसी से कुछ ले सकता हूं। घड़ी है, चश्मा है, ये जो हुंडियों के रूप में हो सकते हैं। विक्री कर, इन 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 पर जितना संपदा पर है, इन पर जो हुंडियों पर है, बैंकों पर है, मादक द्रव्यों पर है, ये सब केंद्र सरकार मादक द्रव्य कर, वो जितने कॉस्मेटिक आइटम्स हैं, इस पर जो कर लगता है, उत्पाद शुल्क है, ये सब संघ सरकार वसूल करता है। तो संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित, किंतु इन्हें राज्यों में भी बांटना होता है, केंद्र का विभाजन हो जाता है। केंद्र और राज्यों में विभाजित होने वाले कर हैं जैसे मैंने इसके पहले मादक पदार्थ पर, मुद्रा पर, ये जितने कर प्राप्त हो रहे हैं ये केंद्र सरकार आरोपित करता है और केंद्र सरकार वसूलता है और केंद्र ही अपने पास रखता है। जैसे कॉस्मेटिक है, हुंडियां हैं, नोट है, विदेशी बंदरगाह है, कोई बिल है जो भारत सरकार की है, उन सारों पर, इन सारे विषयों पर कर लगाने, आरोपित करने और करों को वसूल करके और पुनः संग्रहित करने का उत्तरदायित्व तो संघ की सरकार का है। कुछ कर ऐसे हैं जिसे संघ सरकार आरोपित करता है, वसूलता है और बांट देता है। ऐसे करों में है कृषि भूमि के अतिरिक्त जितने संपत्ति पर, संपत्ति का कर वो केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित हो जाता है। कृषि, रेल, समुद्र, वायु, रेल के माध्यम से जो आवागमन है यह भी केंद्र सरकार आरोपित करता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के मध्य इसका विभाजन हो जाता है क्योंकि जो रेल लाइनें गुजरती हैं वो राज्यों से होकर गुजरती हैं और इससे एक विभाजन। चलिए, बीच में एक महत्वपूर्ण फोन आ गया था तो इसलिए। तो पहले हम लोग एक बार पुनः आ जाते हैं, एक बार मैं उसको दोहरा दूं कि जो कर हैं वो दो भागों में विभक्त हैं। राज्य द्वारा आरोपित किए जाते हैं, राज्य द्वारा वसूले जाते हैं। संघ द्वारा आरोपित किए जाते हैं, अरे वो संग्रहित किए जाते हैं। ये दो कर हो गए, ये दो डिवीजन हो गया। दूसरा डिवीजन इस आधार पर है कि केंद्र द्वारा आरोपित किए जाते हैं, केंद्र द्वारा संग्रहित किए जाते हैं और केंद्र और राज्यों में बांट दिया जाता है। इसी प्रकार राज्य द्वारा आरोपित किया जाता है, राज्य द्वारा संग्रहित किया जाता है और केंद्र और राज्यों के मध्य इसका विभाजन हो जाता है। तो इन्हीं करों की चर्चा हम लोग कर रहे थे कि संघ के प्रमुख कर क्या क्या हैं। तो संघ के प्रमुख करों में मैंने अभी हम लोगों को निगम कर है, सीमा शुल्क है, निर्यात शुल्क है, कृषि भूमि को छोड़ करके अन्य जितने जो संपत्ति पर कर लगे हुए हैं, संपत्ति कर, संपदा कर, विदेशी ऋण, रेलवे, रिजर्व बैंक, इस पर जो बैंकों पर जो कर आरोपित होता है, इन शेयर बाजार, इन करों को, ये कर समस्त कर ये भूमि को छोड़ करके ये भारत सरकार के कर हैं। इसी प्रकार राज्यों का जो कर है, जो राज्य सरकार आरोपित करती है, उसमें है कृषि भूमि, भवन, नौका, परिवहन, संपत्ति, राज्य के उपयोग में आने वाली संपत्ति। नागरिकों पर जो आरोपित कर है, बिक्री कर है जो सेल टैक्स है, जिसे अब ट्रेड टैक्स कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, ये सारे कर राज्यों द्वारा वसूले जाते हैं। इसी प्रकार संघ द्वारा जो लगाए गए हैं और संघ द्वारा जो वसूले जाते हैं वे कर कौन कौन से हैं? ये कर हैं रेलवे, समुद्र, वायुयान, रेल यात्री, विदेश, रेल भाड़ा, वस्तु भाड़ा, कर, शेयर बाजार, सट्टा बाजार, ये सारे कर
मुद्रा पर जो लगा हुआ कर है, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय, इन सारे समाचार पत्रों के विज्ञापनों से पर जो कर आरोपित किए जाते हैं, यह संघ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य जो माल का विक्रय है, ये सारे कर केंद्र सरकार द्वारा वसूले जाते हैं और केंद्र अपने पास इसे रख लेता है। जिनकी चर्चा मैंने अभी की, संघीय भूभाग निर्धार, ये जो रेल समुद्र, ये सारा कर ले लेता है, संघ की सरकार ही ले लेता है। रेल से संबंधित कुछ विभाजन होता है, जैसे रेलवे के की सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी की होती है, जनरल जो पुलिस होती है, तो इसलिए कर का हल्का सा विभाजन रेल में होता है। अन्यथा रेल, समुद्र, व्यापार, वाणिज्य, डाक कर, विदेश, ये सारे शुल्क केंद्र सरकार वसूलता है और अपने पास रखता है। कुछ कर ऐसे हैं जो संघ द्वारा संग्रहित किए जाते हैं और वो केवल केंद्र के पास रहते हैं। कुछ कर ऐसे हैं जो केंद्र द्वारा संग्रहित किए जाते हैं, उनका विभाजन संघ और राज्यों के मध्य हो जाता है। ऐसे करों में संघीय भूभाग पर निर्धारित जो संघीय खर्चों से आप जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय संघ सरकार का, केंद्र सरकार का है, उससे अगर कोई कर प्राप्त होगा तो वह केंद्र और राज्य के मध्य विभाजित हो जाएगा। आयकर के अतिरिक्त जैसे मेडिसिन है, शौक श्रृंगार के सामान है, जितनी ऐसे उत्पाद हो रहे हैं प्रदेशों में, इस पर केंद्र सरकार ही शुल्क लगाती है। उत्पाद शुल्क उसी का है, लेकिन वो केंद्र और राज्यों में विभाजित हो जाता है। तो ये कर के विषय में, रेवेन्यू कलेक्शन के विषय में केंद्र और राज्य के संबंध, करों का विभाजन, संग्रह और विभाजन की स्थिति है। कौन वसूल करेगा, इसका पहला विभाजन है। केंद्र करेगा या राज्य की सरकारें करेंगी, संघ की सरकार करेगा या राज्य की सरकारें करेंगी, या राज्य और संग्रह करने के बाद वो अपने पास रख लेंगी, अथवा दोनों के मध्य विभाजित होगा। ये दो महत्वपूर्ण आधार है। इसके अलावा अनुदान, केंद्र सरकार कोई उस पर लगने वाले कर बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहले भाग में तो रेवेन्यू की चर्चा हो गई। अब दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण कर है वो लोन का है, अनुदान के प्रश्न है। संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों में 4 तरह के सहायक अनुदान हैं, हेड हैं। ये क्या क्या है? पटसन व उससे बनने वाली वस्तुएं, दूसरा है बाढ़, भूकंप, सूखा क्षेत्र, इनकी सहायता करने के लिए अनुदान है। आदिम जातियों और कबीलों के विकास के लिए जो अनुदान है, और राज्य की आर्थिक कठिनाइयों से उबारने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला जो अनुदान है। यह अनुदान 4 प्रकार के अनुदान। पहला अनुदान है पटसन, पहले होता था लेकिन संविधान में उसका प्राविधान है। पटसन और उससे बनने वाली वस्तुएं, खास करके पश्चिम बंगाल और असम में पटसन का उत्पादन होता है। इस पर इन राज्यों में जैसे बिहार था, बंगाल था, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग है, उड़ीसा है, इसी तरह बाढ़, भूकंप, इन पर जो अनुदान देने का काम होता है, पटसन उद्योग पर, फिर बाढ़ भूकंप पर, आदिवासियों के विकास के लिए, और राज्यों की आर्थिक कठिनाइयां समझ रहे हैं। ये विवाद का प्रश्न है। केंद्र और राज्य में 4 तरह का अनुदान। एक तो पटसन पर है, तो अब उसका कोई औचित्य नहीं रह गया है। पटसन पर अनुवाद भारत की सरकार देती है। बाढ़, भूकंप, कोई भी जो डिजास्टर होता है उसके रेस्क्यू के लिए, तो बाढ़, भूकंप है, ये इन सब चीजों के लिए, सूखा के लिए, इस पर भारत सरकार अनुदान देती है। और आदिवासी विकास के लिए और राज्य के आर्थिक संकटों से उबारने के लिए 4 प्रकार के भारतीय संविधान में इतने प्रकार के अनुदान बनाए गए हैं, लोन बनाए गए हैं, सहायता बनाए गए हैं, वित्तीय सहायता। तो इस विषय पर जो वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा दी जाती है वो सदैव एक विवाद का विषय हुआ। क्यों विवाद का विषय होता है? कोई राज्य बहुत आर्थिक पटसन है, बाढ़, सूखा ये आकस्मिक घटनाएं हैं, आदिवासियों का विकास है, और राज्यों का वित्तीय संकट है। इन 4 पर
केंद्र सरकार राज्य सरकारों को या संघ की सरकार राज्य की सरकारों को अनुदान देती है। ठीक है, तो इन अनुदानों से भारत सरकार ये अपेक्षा करती है कि आप अनुदान हमसे लीजिए, साधारण ब्याज की दर से वो अनुदान और मूलधन कम से कम हमें वापस कर दीजिए। यह सदैव एक विवाद का विषय रहा है केंद्र राज्य और वित्तीय संबंध में। अनुदान, पहला कर संबंधी हमने बात देख कर ली, और दूसरा अनुदान से संबंधित बात है। तो अनुदान आपने देखा कितने प्रकार का है। अनुदान पहला पटसन है, दूसरा बाढ़ भूकंप सूखा वाला है, आकस्मिक प्राकृतिक घटनाओं का है, तीसरा है आदिवासी क्षेत्रों या आदिवासी जनजाति क्षेत्रों का विकास है, और चौथा है राज्यों का वित्तीय संकट। तीन चीजें तो समझ में आ रही हैं, जो तीन चीजें तो आपको समझ में आ गई। चौथा इसमें है अनुदान राज्यों का वित्तीय संकट। कोई इसमें इकोनॉमिक्स का अपना छात्र है? मेरी आवाज तो पहुंच रही है आप तक ना? जी सर। कोई इकोनॉमिक्स वाला है? जी सर, मैं हूँ इकोनॉमिक्स का। तो बोलिए, राज्य की वित्तीय संकट का अर्थ क्या है? सर, राज्य की वित्तीय संकट का सर अर्थ है कि कभी कभी सर राज्य सर खर्चा ज्यादा कर देता है, लेकिन सर रेवेन्यू उतना ज्यादा इकट्ठा नहीं कर पाता है सर। मतलब सर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन उतना नहीं हो पाता है। तो ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, वित्तीय संकट क्या है? और कोई इकोनॉमिक्स वाला है? मैं समझा कि इकोनॉमिक्स वाले बच्चे इसको क्लियर बताएंगे। और कोई? सर सर जब राज्य के पास बजट कम पड़ जाता है तो केंद्र से पैसा लेती है लोन पे, और वो अपने राज्य में खर्च करती है। जैसे केंद्र सरकार वर्ल्ड बैंक है, IMF से जैसे लोन लेती है। अरे यही बात तो बाबूराम ने भी बताया है, सब बता दिया। खर्च है, उसके पास नहीं है तो बोलेगा। वित्तीय संकट कहां हो जाता है? संकट किसे कहेंगे? व्हाट इज क्राइसिस? व्हाट इज फिनेंशियल क्राइसिस? वित्तीय संकट क्या है राज्य का? जब राज्य के संचित निधि में एक फिक्स मूल्य रखा जाता है, वो उसमें कमी होती है, तो इसको सर वित्तीय संकट कहा जाता है। राज्य के संचित निधि में थोड़ा सा करेक्ट करो भाई। भारत राज्य का वित्तीय संकट क्या है? ये इसी क्रिटिकल चीज के लिए मैं पूछ रहा था। भाई आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा उसकी सूक्ष्म। वित्तीय संकट होता है अधिकतर जब हमारे पास भुगतान का संतुलन उपस्थित हो जाता है। केंद्र सरकार चूंकि वित्त राज्य का भी विषय है और ये संघ का भी विषय है, बजट दोनों को रखने का अधिकार है। संचित निधि और सामान्य करंट अकाउंट भी रखने का अधिकार है। संचित निधि होती है जिसमें कुछ संचित, जिसमें 110 और राज्यों में उसका अलग आर्टिकल है। जब उस पर किसी कर को लगाना, कर को बढ़ाना, कर को घटाना, ये हम इसको पैसा संचित निधि में ले जाते हैं, करों को आरोपित कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है भारत सरकार के लिए कि जब हमारा बास्केट मार्केट रिक्त होने लगता है, हम भुगतान नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारे कर्मचारियों को हमारे मान लो कि 20 लाख कर्मचारियों को वेतन देना है और हमारे पास अब देने के लिए कुछ नहीं बचता है, तो इसको कहते हैं हमें भुगतान करने के लिए कर्ज लिए हैं और कर्ज देने के लिए हमारे पास पैसे ना हो। तो जब भुगतान करने का संकट उत्पन्न हो जाता है, चाहे वह संचित निधि हो, चाहे वो संचित निधि हो या साधारण निधि हो, प्रदेश का बजट हो, जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो उसे हम वित्तीय संकट कहते हैं। हमारे पास ओवरड्राफ्ट जारी करने पड़ता है। अब हमें भुगतान करने के लिए भी दूसरे से कर्ज लेना पड़ता है। जैसे मान लो कि मेरा खर्च है 10 लाख रुपए वार्षिक,
और 10 लाख के मेरा एक्सपेंडिचर हो गया 15 लाख, 15 लाख हो गया और हमारी कैपेसिटी 10 लाख भी देने की नहीं है, तो क्या करेंगे? अवशेष पूंजी दूसरे जगह से ले आनी पड़ेगी। तो विश्व किसी स्टेट के सामने जब ऐसी समस्या आती है, स्टेट मीन्स राज्यों के अपने प्रांतों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, भारत राज्य के समक्ष जब ऐसा संकट आता है तो भारत राज्य क्या करता है, यही बारीकी मैं समझाने के लिए इस पर आ रहा हूं। जब भारत राज्य के सामने संकट आता है तो वो कहां से कर्जा लेता है? इकोनॉमिक्स वाले आरबीआई से किसी भी है सर, आरबीआई से सर, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। अरे क्या मेरे भाई क्या बात कर रहे हो? इकोनॉमिक्स का छात्र स्टूडेंट बोल रहा है। किसी भी राज्य में, विश्व के किसी भी राज्य में अगर भुगतान का संतुलन उत्पन्न होता है तो उसके लिए एक संस्था बनाई गई है। आरबीआई से तो हम लोन लेते हैं अपने बजट का घाटा पाटने के लिए। किसी भी राज्य में अगर वित्तीय संकट उत्पन्न, भुगतान संतुलन की समस्या आती है तो उसके लिए विश्व में एक संस्था बनी हुई है, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, विश्व मुद्रा कोष। क्या भाई ये बीए फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हो, ये समझ में नहीं आया इंडियन इकोनॉमी? इसको बड़े गंभीरता पूर्वक मैं हतोत्साहित और प्रोत्साहित करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बड़े धैर्य पूर्वक इन बारीक चीजों पर चूंकि साधारण चीजें हैं इस पर नजर रखिए। तो IMF 1991 में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी 1991 में भुगतान संतुलन, बास्केट मार्केट, न हमारे पास डॉलर था, न येन था, न स्टर्लिंग था, न पाउंड था, तो क्या किया था, हमने सोना गिरवी रखा था और देश की क्रेडिबिलिटी, इकोनॉमिकल क्रेडिबिलिटी, विश्व के बाजार में कटोरा लेके खड़े हो जाते तो कोई विश्व का देश कर्जा देता। इसीलिए IMF बनाया विश्व के सभ्य राज्यों ने मिलकर के कि वो आपकी महंगे, आपसे कुछ गिरवी रखवाएगा, कुछ हुंडियां रखवाएगा, कुछ तरल CRR रखवाएगा, बड़ी चीज रखवाएगा और आपको महंगे ब्याज दर पर लोन देगा और भारत का भुगतान, कोई भी राज्य अपने भुगतान संतुलन से उबर जाता है। और इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, एक वित्त का सिद्धांत होता है कि जब कोई राज्य, व्यक्ति या राज्य जब लोन के दबाव में होता है तो अपने उत्पादन को बढ़ाता है क्योंकि उसे उसका पैसा वापस करना होता है। तो IMF 100 रुपया देता है तो 85 रुपया वार्षिक सूद लेता है, महंगे ब्याज दरें हैं उसकी। तो IMF करता है। ये पावर किसको है? मैं वही बात समझा रहा हूं। यह अधिकार किसका है? केवल केंद्र सरकार का है। तो अब अनुदान ले लिए हैं तो ये IMF से, विश्व से व्यापार स्टेट कर नहीं सकता। तो अब इनकी व्यवस्था क्या होती है कि चाहे पटसन का उद्योग हो, चाहे बाढ़ हो, सूखा हो, भूकंप हो या कोई प्राकृतिक आपदा हो, आदिवासी क्षेत्रों का विकास करना हो, चाहे वो महाराष्ट्र का नांदेड़ हो, सिद्धि सरगुजा मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के हो, रांची हो, चाईबासा हो, ये जो औरंगाबाद बिहार का जो नक्सल प्रभावित एरिया है, इनमें अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो हम कहां से, हमारे पास पैसा नहीं है तो कहां जाएंगे? हम विदेशों से, IMF से पैसा नहीं ले सकते, इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा था। तो हम क्या करेंगे? हम केंद्र सरकार पर आश्रित हो जाते हैं। अब क्या करते हैं? तो हम केंद्र से अनुदान लेते हैं। वो अनुदान कहने को होता है कर्जा लेते हैं, वो राज्य सरकारें अपने बजट में जोड़ लेती हैं कि ये इतने घाटे में हम हैं, या हमारे पास रियल इस्टेट इतना है। तो ये अनुदान को लेकर के सदैव एक केंद्र और राज्य के मध्य तनाव की स्थिति रही है अनुदान को लेकर के। अब जैसे बिहार सरकार के नीतीश बाबू और वहां के भाजपा की जो मिली जुली सरकार है, वो केंद्र सरकार पर, वहां के विधायक भी और वहां के सांसद सदैव, और उसमें थोड़ी सी मैं वो जोड़ दूं, सही बात बता दूं, उत्तर प्रदेश में तो कम है, नॉर्थ में, लेकिन पश्चिम के जैसे महाराष्ट्र से लोग आएंगे तो वहां पर कांग्रेस, शिवसेना, सपा, भाजपा सारे सांसद मिलकर के केंद्र पर दबाव देने लगे कि हमारे राज्य को विशेष अनुदान दीजिए, चाहे सरकार किसी की हो। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट के लोग भी मांगते हैं। अब बिहार में, उत्तर भारत में केवल बिहार एक ऐसा राज्य है जहां राजद,
जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और जितनी पार्टियां हैं मिलकर केंद्र पर दबाव देती हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस दीजिए, हमें विशेष अनुदान दीजिए। तो यह अनुदान का प्रश्न भारत में केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों को लेकर कभी तनाव का, कभी सहयोग का कारण रहता है। ज्यादातर यह अनुदान को लेकर के तनाव की स्थिति ही बनी रहती है। अब जैसे किसी राज्य में व्यापक चक्रवात आ गया, जैसे तटवर्ती इलाकों में ज्यादा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र का विदर्भा, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, ये जितने हैं ये प्राकृतिक आपदा अक्सर आती रहती है। तो ये इस प्राकृतिक आपदा के लिए अधिक अनुदान मांगते हैं, अधिक से अधिक लोन लेना चाहते हैं, अधिक से अधिक पैकेज लेना चाहते हैं, बोलचाल की भाषा में जिसे पैकेज कहते हैं, पैकेज लेना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आती है तो प्रधानमंत्री का दौरा होता है, केंद्र के बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं, शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय के से, कैबिनेट से लोग जाते हैं, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से लोग जाते हैं और क्षेत्र का व्यापक दौरा करते हैं। कितनी क्षति हुई है उस क्षति को वो ऑब्जर्व करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं। तब केंद्र सरकार क्या करता है, उनकी डिमांड तो हमेशा बड़ी होती है, स्टेट की डिमांड हमेशा बड़ी होती है, कहीं भी डिमांड बढ़ा चढ़ा के की जाती है। आप पिताजी से इलाहाबाद रहने के लिए पैसा मांगते हैं तो पिताजी कहेंगे चलो 4,000 में काम चल जाएगा। तो जो बड़ा संस्कारी पुत्र होगा वो तो कहेगा कि ठीक है पिताजी, जो आप दे रहे हैं वो बहुत है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि डिमांड को बढ़ा देते हैं कि मेरे ये किताब लेनी है, मेरा ये शूज फटा है, मेरे पास जींस नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास टावल नहीं है, तो बढ़ा देते हैं। तो अनुदान की मांगे बढ़ती रहती हैं। तो ये अनुदान की मांगे केंद्र और राज्य, चूंकि हमें वित्त इकोनॉमी नहीं पढ़नी है, लेकिन केंद्र और राज्य के मध्य ये विवाद का महत्वपूर्ण कारण होता है। आशा है इस चीज को समझ गए होंगे। अब ऋण लेने के संबंध में, ऋण के को लेकर के भी केंद्र और राज्य में बहुत महत्वपूर्ण होता है। संविधान में केवल संघ को अधिकार प्रदान है कि वह संचित निधि के साख पर देशवासियों से, विदेशों से कर प्राप्त कर सके, ये केवल और केवल अधिकार संघ की सरकार के पास है। अब संघ सरकार जब अपनी योजनाएं बनाता है या विदेशों से लोन लेने का है तो राज्य की सरकारें लगातार प्रयास करती हैं। जैसे मध्य प्रदेश के भिलाई में वो स्टील प्लांट है रसिया के सहयोग से। इसी तरह पश्चिम बंगाल का जो प्लांट है दुर्गापुर में, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सहयोग से है। तो ये जितने प्लांट्स हैं और ये विदेशों से के सहायता और सहयोग से चल रहे हैं। तो अब ये राज्य सरकारें चाहती कि अपने खर्चे में इसे इंक्लूड कर लीजिए। तो ऋण लेने के संबंध में आजकल खास करके इसका ये तनाव थोड़ा सा उदारीकरण के बाद थोड़ा सा शिथिल होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब राज्य सरकारें केंद्र सरकार से कहने लगी हैं कि भैया आप इसको इंक्लूड करिए। और चूंकि केंद्र की सरकार भी विवश है, उसके पास भी आर्थिक संसाधनों के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना अनिवार्य है। और खास करके ये परिवर्तन तब दिखाई दिया जब एक राज्य के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा जरूर इसमें इसमें एक सकारात्मक परिवर्तन किया और कहा गया कि ऋण संबंधी जो विवाद है, राज्य सरकार संघ सरकार में कोई कर्ज बाकी है, राज्य सरकार अन्य कर्ज संघ सरकार की अनुमति से ही ले सकती है। तो अब इसमें एक फ्लेक्सिबल स्थिति आई है कि अब राज्य सरकार जितने कर के लिए अनुरोध करती है, केंद्र सरकार अपने बजट में उसको जोड़ करके कितना कर हमें कर लेना है और फिर भारत सरकार उसे बजट से उतना कर वापस करती है। थोड़ी सी एक सहायता मिली है, अब राज्यों को अपने बजट में उसको नहीं जोड़ना पड़ रहा है। ये खास करके 2014 के बाद की स्थिति आई है। करों करों से विमुक्ति के लिए राज्य सरकारें चाहती हैं कि अगर हम कोई उत्पाद कर रहे हैं और थोड़ा सा हम कमाना चाहते हैं तो हमें करों में कुछ छूट दी जाए। तो ये करों की छूट के प्रश्न पर ही जीएसटी की बात आई है। और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, जो उस समय ज्योति बसु के वित्त मंत्री थे, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बटी और जीएसटी लागू कर दिया पिछली मनमोहन सिंह सरकार ने। और जीएसटी से अब केंद्र और राज्यों के मध्य किस पर कर छोड़ना है, किस पे लगाना है, इस पर आपस में एक सहमति सी बन रही है। तो
करों को लेकर के एक जो विवाद था वो थोड़ा सा एक शिथिल होता हुआ दिखाई देगा। इसको आपको लिखना होगा। ऋण के विषय में बात हो गई। अब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कितना नियंत्रण है भारत में केंद्र राज्य संबंधों का, तो आप सब जानते हैं कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक पूरे भारत का एक ही होता है। उसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं, सीएजी कहते हैं। और सीएजी के ही कार्यालय राज्यों में भी होते हैं। वह सीएजी के आदेश निर्देश पर काम करते हैं। वो राज्य के बजट के कितने खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, आपने कितना लगा, आपके बजट का क्या प्राविधान है, आपने बजट में क्या विधि बनाई है, उसी के अनुसार खर्च हो रहा है कि नहीं, ये देखने का काम कैग का होता है। कैग का अलग से हम लोगों के पाठ्यक्रम में चैप्टर है, उस पर अलग से बात करेंगे। तो कैग भी भारत में केंद्र और राज्य के मध्य एक तनाव का कारण कभी कभी बन जाता है। कभी कभी कैग जब कोई बहुत, जैसे विनोद राय कैग बड़े ईमानदार थे, तो वो राज्य के हर एक लोक लेखा समिति में क्या हुआ है, राज्य के विधानमंडल में, केंद्र की लोक लेखा समिति में क्या हुआ है और कहाँ वित्तीय अनियमितता है, उससे तगड़े से पकड़ते थे। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक एकदम संवैधानिक निकाय है, उस पर प्रधानमंत्री का कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये जब कभी केंद्र सरकार को वो दोषी ठहरा देता है, कभी राज्य सरकार को दोषी ठहरा देता है, तो राज्य के अपने तर्क होते हैं, केंद्र के अपने तर्क होते हैं, तो ये भी एक विवाद का कारण होता है। वित्तीय संकट काल 360 कभी लगा नहीं है, तो इसलिए भारत में इसकी केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर के कोई स्थिति नहीं बनी। अब सबसे ये सारे क्रम आप लिख लीजिएगा जितनी चर्चा हुई। अब केंद्र और राज्य के मध्य जो सबसे विवाद का, केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों को लेकर जो सबसे विवादास्पद पक्ष है, वह विवादास्पद पक्ष है नीति आयोग, जिसे पहले योजना आयोग कहा जाता था, अब नीति आयोग एक विवादास्पद प्रश्न है। भारत के प्रधानमंत्री से राज्यों के मुख्यमंत्रियों का मिलना आसान होता है, वो अपनी सारी बातें कह लेते हैं, लेकिन आज भी नीति आयोग के उपाध्यक्ष के आगे जो एक गैर संवैधानिक निकाय है, उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी चर्चा नहीं की गई है। राज्य के मुख्यमंत्री को अपने अफसरों के साथ, प्रधानमंत्री को उतनी फुर्सत है नहीं, तो राज्य के मुख्यमंत्री को अपने अफसरान के साथ, अपने अफसरों के, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नीति आयोग के उपाध्यक्ष से लंबी बैठकें करनी पड़ती हैं, डिमांड करनी पड़ती है। और एक तरह से वास्तविकता ये है कि राज्य के मुख्यमंत्री याचना के स्वर में होते हैं कि हमारा अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमें सड़क में इतना चाहिए, बिजली में चाहिए, रोजगार में इतना चाहिए, पानी के लिए इतना चाहिए। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त होती है। और जब योजना बनाती है तो केंद्र सरकार के लिए भी बड़ा प्रश्न होता है। अब जैसे यूपी में चुनाव है और केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है, तो वो लगातार प्रयास करेगी कि अब वो थोड़ा सा एकदम वो सॉफ्ट कॉर्नर अपना के चलो यूपी के लिए बजट अधिक एलोकेट करो। तो अब यूपी के लिए पिछले साल भी बजट एलोकेशन ज्यादा था, इस बार भी बजट एलोकेट ज्यादा करेंगे। तो ये जो बजट का है, यहाँ केंद्र थोड़ा सा लिबरल हो गया। यही जब सरकार चुनाव के समीप नहीं होती है, अभी बिहार का प्रश्न है, मध्य प्रदेश अलग अपना राग अलापता है, राजस्थान अलग राग अलापता है, खास करके वे राज्य जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, वहां पर यह बात को लेकर के कि अपने राज्यों को अधिक अनुदान दे रहे हैं, अपने राज्यों को अधिक योजनागत व्यय दे रहे हैं, हमारे लिए कम है। ये सारे विषय भारत में अक्सर योजना आयोग के लिए विवाद का, नीति आयोग के लिए विवाद का कारण हुआ है। ये पहले पोजीशन थी। जब इसका नाम नीति आयोग किया गया तो कुछ इसमें मौलिक परिवर्तन किए गए। मौलिक परिवर्तन ये आया कि जब नीति आयोग बना तो नीति आयोग ने एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट का पूरा ढांचा तैयार किया, एक संपूर्ण विकास का मॉडल तैयार किया। तो उसमें उत्तर प्रदेश भी था, बिहार भी था, अरुणाचल भी था, असम भी है। सारे राज्यों की क्या डिमांड क्या है, कहाँ रेल की कमी है, कहाँ पर सड़कों का अभाव है। जैसे दक्षिण भारत की सड़कें बहुत अच्छी बन गई, अब उत्तर भारत की बारी है। तो अब देख रहे हैं आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश, भारत सरकार का भूतल परिवहन मंत्रालय आपको अभी
केशव जी के प्रयास से एक गंगा एक्सप्रेसवे मिला है जो मेरठ से प्रयागराज तक आएगा। प्रयागराज से फिर नेशनल हाईवे पहले का है, फिर आप वाराणसी जाएंगे तो वहां से गोरखपुर के लिए, लखनऊ से गोरखपुर के लिए, फिर कई 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 अभी ग्रीन एक्सप्रेसवे जो बलिया, गाजीपुर, वाराणसी से जाएगा, बिहार तक, पटना तक जोड़ेगा। ये अपने राज्यों, दूसरे राज्यों में, जैसे झारखंड के लिए भी उन्होंने कई वो दिए हैं, सड़क के एक्सप्रेसवे दिए हैं। तो इस तरह ये एक्सप्रेसवे केंद्र सरकार की पॉलिसी है। तो मैं कहना यही चाह रहा हूं कि पहले योजना आयोग, ये पहले फेज में आप लिखेंगे कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, जब तक योजना आयोग था तो एक तनाव की स्थिति में नजर आते थे, क्योंकि केंद्र सरकार ने वह समग्र विकास के लिए कोई नीतियां, पंचवर्षीय नीतियां होती थी, तो उसमें भी समग्रता के साथ कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट का प्रोग्राम नहीं था। अब ये है कि चाहे वो अपनी सरकार हो या दूसरे की सरकार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जहां कम है, जैसे इन सरकारों के पास, जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार नहीं थी, आज भी योजनागत व्यय में बहुत ज्यादा योजना जम्मू और कश्मीर, लेह लद्दाख को है, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न है। तो वहां पर भी बजट न सरकार होते हुए भी अधिकाधिक बजट दिया गया। तो ये परिवर्तन आया है कि अब नीति आयोग उस मात्रा और अनुपात में कठोर और राज्यों के साथ जो एक राज्यों के साथ जो सहमति नहीं बन पाती थी, एक सहयोगात्मक नहीं बल्कि तनावपूर्ण वित्तीय स्थिति होती थी, उसमें व्यापक परिवर्तन आया है। और नीति आयोग का वह मौलिक सिद्धांत कि हम भारत के समग्र विकास के लिए योजना बनाएंगे, पर्टिकुलर किसी राज्य की डिमांड की योजना नहीं बनाएंगे, केंद्र और राज्यों में। अब जैसे उन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर योजनागत व्यय ज्यादा है। केरल है, केरल में अनुदान सबसे ज्यादा दिया गया क्योंकि केरल आपदा से अधिक प्रभावित होता है। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, वहां अधिक अनुदान दिया गया है। तो अब केरल तो केरल राज्य की अब कोई शिकायत नहीं है पर्टिकुलर। पहले यह शिकायत होती थी, गैर केंद्र की सरकार अलग होती थी, राज्यों में राज्यों में अलग सरकारें होती थी। तो ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्यों के मध्य एक वित्त को लेकर के, अनुदान को लेकर के, योजना को लेकर के एक तनाव की स्थिति देखने को मिलती थी। लेकिन नीति आयोग के बनने के उपरांत उसमें कमी दिखाई दे रही है। दूसरा महत्वपूर्ण है वित्त आयोग। इन चीजों पर चर्चा, मैंने सबसे पहले नीति आयोग की चर्चा की, दूसरा वित्त आयोग। वित्त आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसमें सारे विषय निर्धारित किए गए हैं कि ये कर केंद्र सरकार वसूल करेगा, राज्य में और केंद्र में बटेगा। ये कर राज्यों की सरकारें वसूल करेंगी और केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन होगा। इसमें एक परिवर्तन आया कि जीएसटी जब से बन गया, केंद्र और राज्य में सहमति हो गई कि किस पर जीएसटी, किस पर एक समान कर होगा। जो कर महाराष्ट्र में होगा वही कर उत्तर प्रदेश में होगा। इस बात को लेकर के, जो वित्त आयोग को लेकर के, करों के बंटवारे के लेकर के तनाव था, वो समाप्त हो गया, क्योंकि अब राज्य के खाते का जीएसटी का पैसा सीधे राज्य को मिल जाता है, हर राज्य को, और केंद्र अपना हिस्सा ले लेता है। तो और इसमें राज्यों का हिस्सा ज्यादा है, केंद्र का हिस्सा कम है। तो इसको लेकर के, वित्त आयोग से लेकर के जो शिकायत होती थी कि केंद्र के पक्ष में अधिक वित्त है और राज्य के पक्ष में कम है, यह विवाद अब समापन की ओर अग्रसर है। दूसरा है, तो यह हो गया अंतरराज्यीय व्यापार। अब भी अंतरराज्यीय व्यापार, मैं ये कहूंगा कि भारत के अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्थानीय हितों को में एक समन्वय स्थापित करने के उपरांत हस्तक्षेप भी करती है। लेकिन विशेष रूप से 1991, मैं पुनः इसको दोहरा रहा हूं कि भारत में अंतरराज्यीय व्यवहार एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। 1969 में केंद्र सरकार ने गेहूं के संबंध में एक प्रचलित राज्य क्षेत्र नीति का परिपालन किया था, जिसको आप प्रचलित में मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, एमएसपी कहते हैं।
एमएसपी जिसको आप जानते हैं, जिस पर किसानों का आंदोलन था, लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरा है। सरकारी नौकरी में जो सरकारी नौकरी कर रहे थे लोग, उनकी स्थिति क्या है? 1970 के आधार वर्ष से नौकरी करने वाले लोगों की आय में 300% की वृद्धि हो गई है, जबकि किसानों की आय में मात्र 1970 आधार वर्ष 70-71 आधार वर्ष से मात्र 29% की वृद्धि हुई है। तो ये जो टिकैत जैसे नेता एमएसपी मांगते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांगते हैं, यह तो एक बहुत मजाक सा है। अरे भारत सरकार का रोना क्या है कि अगर हम 5,000 क्विंटल कर देंगे, 50 रुपया किलो हम गेहूं कर देंगे, जो मर रहा है किसान, जिसकी लागत मूल्य भी नहीं मिल रही है, तो देश में भूखमरी आ जाएगी। अरे यार, आप किसानों का खरीदो और खुले मार्केट के रेट अलग रखो और डायरेक्ट बेनिफिट मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कोई आवश्यकता नहीं, हमें डायरेक्ट बेनिफिट दे दो। या जहां महंगा बिकता है, अब जैसे यहां पर बिकेगा, हमारे घरों में जब गेहूं हो जाता है तो बिकेगा, गांव का जो व्यापारी आके लेता है, वो भी अवैध क्रय विक्रय है, अवैध बिल्कुल। ये जो नया कृषि कानून था समाप्त हो गया, तो क्रय विक्रय अवैध है। हम पंजीकृत अड़हतिया को ही दे सकते हैं, लेकिन हम गांव में अवैध कारोबार किसी अपने व्यापारी को बेच देते हैं। वो व्यापारी हमसे 1200, 1300 रुपया, 1400 रुपये तक की, 1800 तो बहुत मिल गया, 1500 रुपया विवश हो जाता है किसान। उसकी बिटिया की शादी है, उसके बेटे की दवा का प्रबंधन है, उसके पढ़ाई का प्रबंधन है। तो दो चीजें हैं, या तो किसान को उत्पादक और विक्रेता बना दो कि बेंगलोर में ले जाके कई किसान मिल जाए और वो बंगलोर में ले जाके बेच दे, तो वहां पर 60 रुपए किलो बिकेगा गेहूं। या तो तुम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दो। तो ये अभी तक भारत सरकार ने अंतरराज्यीय व्यापार पर कोई आज तक निर्णय नहीं हो पाया। आप हरियाणा अपनी सब्जी लेके नहीं जा सकते, पश्चिम बंगाल, उसमें एक वो कई करों का प्राविधान है और व्यापार में छूट नहीं है। कुछ जींस पर केवल छूट है, मटर ले जा सकते हैं, गोभी मिर्च ले जा सकते हैं, बाकी अन्य जैसे हम उत्तर प्रदेश का बढ़िया चावल ले जा करके हम नहीं बेच सकते हैं, पश्चिम के अपने महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली पर नहीं ले जा सकते उनके मंडियों में। तो एक अंतरराज्यीय व्यापार को लेकर के हमेशा तनाव बना हुआ है। तनाव क्या है? इससे मर रहा है किसान। आज भी उस पर कोई वार्ता नहीं। बड़ी खुशी थी, कुछ कानून में कुछ दिक्कतें थी, लेकिन नई कृषि कानून इसकी इजाजत देता था। फायदा तुरंत तो नजर नहीं आता, लेकिन 5-6 बरस बाद जब किसान जागरूक हो जाता तो उसका फायदा उसे दिखाई देने लगता, किसान खुशहाली की ओर बढ़ता। तो अंतरराज्यीय भी ये एक बड़ा है। दूसरा, राज्य उदारीकरण हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, आंतरिक उदारीकरण नहीं है, तो ये एक बड़ा प्रश्न है केंद्र और राज्य के बीच उदारीकरण के प्रश्न को लेकर के। तीसरा विवाद का कारण यह है कि हम राज्य सीधे विदेशों से किसी प्रकार का व्यापार नहीं कर सकते, इस पर केंद्र सरकार की गहरी पकड़ और दखल होती है। तो ये केंद्र और राज्य के मध्य विवाद का बड़ा कारण होता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर मैंने परिचर्चा कर दी है। तो ये बिंदु हैं, अगर इसमें आपको कोई ऐसा लगता है जहां